नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो पटना के अंदर महागठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नीतीश कुमार ने कहा सहमति बन गई है, अब अगली बैठक शिमला में होगी, जो कि जुलाई के महीने में होगी। अब तैयारियां उसको लेकर चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक परेशानी खड़ी हो गई है और वो परेशानी को खड़ा करने वाला के फैक्टर है। अब ये के फैक्टर क्या है और इससे महागठबंधन को कैसे परेशानी हो रही है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, पहली बात तो ये के फैक्टर है क्या, और ये 2024 में महागठबंधन जो बन रहा है उसके बीच में कैसे आकर खड़ा हो गया है, परेशानी कैसे बन गया है? देखिए, पटना में 5 मुख्यमंत्री मौजूद थे और 5 पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे। 6 पूर्व मुख्यमंत्री। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा इवेंट था। इतना बड़ा कि पहले नड्डा जी 400 सीटें क्लेम कर रहे थे और उसके बाद अमित शाह जी ने बाद में कहा कि 300 सीटें हम जीत जाएंगे, चाहे कितना भी फोटो सेशन हो जाए। तो मजाक में कहा जा रहा है कि क्या ये 100 सीटें मात्र फोटो सेशन से पटना की बैठक में जो हुआ उससे घट गई, क्योंकि दावा जो 400 का था वो 300। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों के लिए जानी जाती है और वो बहुत बारीक तरीके से चीज़ों को देख रही है। और उस बैठक में अगर एकजुटता एक वजह बनी, तो दूसरी खबर थी केजरीवाल। ये केजरीवाल जी वहाँ गए, बैठक में उन्होंने जिस तरह से ऑर्डिनेंस को प्राथमिकता देते हुए उस पर ही बात की, जिस तरह से बाकी दलों ने, ख़ास तौर पर खड़गे जी ने उन्हें कहा कि आप हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख करके हमसे समर्थन अध्यादेश पर हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो चले गए। विपक्षी एकता की इस कवायद में उनका इंटरेस्ट कम था। 2 के हो गए, खड़गे जी और केजरीवाल जी। अब तीसरे के की तरफ आपको ले चलते हैं। और तीसरे के जो हैं वो व्यक्ति जो सबसे पहले विपक्षी एकता की कवायद में निकले थे और उन्होंने खुद कई जगहों पर जा करके, कई राज्य की राजधानियों में जा करके वहाँ के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करके एक विपक्षी गठबंधन तैयार करने की कवायद की। और उसके बाद के फॉर खम्मम, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ी बैठक भी कर दी और ये बड़ा जो जलसा हुआ उसमें केजरीवाल जी भी गए और अखिलेश यादव भी गए। और यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये जो के हैं ये केसीआर है। तो केजरीवाल और केसीआर ये 2 इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्टर निकल कर सामने आए हैं जो अचानक से जो विपक्षी एकता की मुहिम है उसमें इंटरेस्ट लूज कर गए। केजरीवाल जी को लगा कि ऑर्डिनेंस पर अगर बात नहीं हो रही है तो फिर पटना की बैठक में शामिल होना निरर्थक साबित हुआ। उन्हें इस बात से ताल्लुक नहीं था कि ये तो 2024 के लिए गुणागणित चल रहा है, तो वो अपना एजेंडा उसमें सामने क्यों रख रहे हैं। उन्हें वहाँ पर मना भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ केसीआर अचानक से, आज वो धाराशिव में है महाराष्ट्र में, और इसके पहले वो नागपुर में दफ्तर भी खोल चुके हैं और वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैं बनाऊंगा पंकजा मुंडे को, ये भी न्योता दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो जो व्यक्ति विपक्षी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को खड़ा करने की बात कर रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सारी विपक्षी पार्टियां को छोड़ दी गई इनके द्वारा, किन्हीं से अब वो नहीं मिल रहे हैं और खुद ही वो जो है अपनी पार्टी उनकी लड़ेगी। और वो महाराष्ट्र में क्या करेगी सिवाय वोट बांटने के?
जो गैर भाजपा मत है उनको बांटने के अलावा उनकी पार्टी और क्या करेगी। अचानक ये कैसे हो गया, और यहीं से खड़ा होता है विपक्ष का खेल बिगाड़ेगा क्या, ये के फैक्टर। के फैक्टर में दो नाम जो खेल बिगाड़ने के लिए जिनका हम लोग नाम ले रहे हैं, एक तो केजरीवाल जी हो गए और एक केसीआर हो गए। इन दोनों के ना रहते हुए कितना खेल बिगड़ेगा ये भी एक सवाल है, और ये क्या इनका महागठबंधन के साथ ना रहना क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, आपको क्या लगता है? इस सवाल पर जाने से पहले हिमांशु इस मर्म में घुसिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ होगा, क्या वजहें होंगी। आखिरकार कोई चंद सालों की बात नहीं है, ये चंद महीनों की बात है जो हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे उत्साह से पटना चले गए केसीआर, कैसे वो लखनऊ चले आए, किस तरह से वो ममता बनर्जी के पास चले गए, और अचानक से उन्होंने तय किया कि अब हमें इन नेताओं से कोई मतलब नहीं है, अब हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी का नाम बदल लिया, तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति बना दिया, दिल्ली में दफ्तर खोला, और अब दफ्तर पर दफ्तर खोले जा रहे हैं महाराष्ट्र में, केवल एक दफ्तर, दो दफ्तर, और केवल वहीं पे वो फोकस कर रहे हैं। अभी 5 दिन 7 दिन पहले वहाँ थे, आज फिर हैं, उसके पहले भी थे। तो ये क्या हुआ होगा? अब मैं इसको पैरेलली देख रहा हूँ। उनके घर में भी एक डेवलपमेंट है कि उनकी बेटी है के कविता, और उन्हें दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया, और पूछताछ में 2 दिन लगातार पूछताछ और लंबे लंबे अवधि तक, उसके बाद मामला शांत हो गया। मुझे नहीं पता, दोनों चीज़ें शायद जुड़ी हुई नहीं हो सकती हैं, हम और आप कैसे जान सकते हैं। बिल्कुल। पर एक ऊर्जा जो दिखती थी केसीआर में कि भाई सभी विपक्षी दलों को एक कर दूंगा और चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा, वो ऊर्जा जाती रही। और मैं ये देख रहा हूं कि अब उनके निशाने पर कांग्रेस है, उन्हें चुनाव लड़ना है, और आज ही कांग्रेस ने उन्हें झटका भी दे दिया है कि उनके दल के एक सांसद और एक पूर्व एमएलए उनको ज्वाइन करा लिया है, और बहुत से नेता, 10 नेता लगभग, और करीब 10 नेता, और ये सारे के सारे एक बड़ी सभा में फॉर्मली भी ज्वाइन करेंगे, तेलंगाना में जो आने वाले दिनों में होने वाला है। तो कांग्रेस उनके खिलाफ, वो कांग्रेस के खिलाफ, और इस तरह से तो ये विपक्षी एकता की जो गाड़ी थी, वैसे भी वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं थे, वो चाहते थे कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा गठबंधन तैयार हो जाए, लेकिन वो गैर कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधन के साथियों के साथ भी खड़े नहीं हैं, क्योंकि उनके सारे साथी तो पटना पहुंच गए। लेकिन वो अपने आप को नाकाम महसूस कर रहे हैं क्या इन सब चीज़ों से? अब क्या हुआ ये बात समझनी ज़रा मुश्किल हो रही है। बस एक ही चीज़ हुई है कि ईडी में ये पेशी हुई, यही एक बड़ी खबर हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। ये जो शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में एक केसीआर का परिवार और उनकी सरकार, जिनके ऊपर ये प्रश्न उठा कि क्या वो भी बेनिफिशियरी थे इसके, और दूसरे बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी की सरकार, कथित रूप से पूरा के फैक्टर। तो ये क्या है? आप देखिए, आप चीज़ों को अगर समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। कयासों का बात हो सकता है कि सब कुछ अनकनेक्टेड हो सकता है नहीं हो, लेकिन 2 नेता और सबसे बड़े नेताओं में से एक मुश्किल में है शराब घोटाले को लेकर। मनीष सिसोदिया अंदर और खुद केजरीवाल जी, जिन पर भी जो आरोप के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं, और इतने बड़े नेता
केजरीवाल दिल्ली की राजनीति के एक उप मुख्यमंत्री, और देखिए कि बेल तक नहीं हो रही है। तो ये जो केजरीवाल जी हैं और केसीआर साहब हैं, इन दोनों की समस्या खड़गे साहब यानी कि तीसरा जो के है उनकी पार्टी ही है जिसका नेतृत्व वो करते हैं। हाँ। तो कांग्रेस अगर इस महागठबंधन से निकल जाती है तो फिर इन्हें शायद कोई दिक्कत नहीं होगी साथ आने में, लेकिन अभी केजरीवाल जी भी इसीलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं और बिल्कुल अड़े पड़े हैं कि हमारा साथ दीजिए, बिल्कुल स्टैम्प पे लिख कर दीजिए कि आप हमारा साथ देंगे, नहीं तो हम नहीं। और केसीआर तो आए ही नहीं। तो ये जो कांग्रेस है इसी से पैदा हुए हैं ये जो दो के फैक्टर हैं जो महागठबंधन को लेकर समस्या पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति जो आंदोलन की राजनीति से आगे आए और वो जो अपनी नई ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से देश में जाना जाए और भारतीय जनता पार्टी को दो दफे दिल्ली में पटकनी दे विधानसभा में, उस व्यक्ति को अगर ये समझ राजनीतिक रूप से ना आए कि कांग्रेस को अलग लड़ाओ, विपक्ष का दूसरा धड़ा अलग लड़े और भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलग लड़े, तो लाभ किसका होगा, ये समझना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि उनके पास ये समझने के लिए पूर्व के उदाहरण हैं। 40 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार 2019 में उतारे थे, 40 सीट्स। और ये जो 40 सीट्स थी लोकसभा की, ये 9 राज्यों में बटी हुई थी। दिल्ली में भी उतारे थे, बिहार में, यूपी में, चंडीगढ़ में, उड़ीसा में, हर जगह। जीते कितने? मात्र एक, जो आज की तारीख में पंजाब के सीएम हैं, संगरूर से, वो जीत पाए। दिल्ली में जो 7 खड़े किए गए थे उनके द्वारा, उसमें से 5 जो हैं वो तीसरे नंबर पे आए। 5 तीसरे नंबर पे आए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वही दिल्ली है जिसने 50% प्लस वोट्स दिए हैं उनको विधानसभा में, दोनों विधानसभा चुनावों में। 50% से ज्यादा वोट उनको विधानसभा में दिया, लोकसभा में उनको तीसरे नंबर पे पहुंचाया। तो अगर अलग अलग लड़ते हैं तो किसका भला हो रहा है? वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पे जा रही है, और उनके पास 18% वोट आए लोकसभा में। कहां 50+ और कहां 18% वोट। तो आप ये समझिए कि इस फासले को क्या वो नहीं समझ रहे, और एकता गठबंधन की क्या हो सकती है, क्या वो नहीं समझ रहे हैं? तो वजह क्या हो सकती है? मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को दिमाग में ये बातें तो होंगी ही सारी, क्योंकि हम लोग तो चलिए पत्रकार के तौर पर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। वो तो एक पार्टी चला रहे हैं, उनको उस गठबंधन में शामिल होना है या नहीं होना है, फैसला लेना है। वो शायद अभी अपने आप को आजमाना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, उसके बाद फाइनल फैसला शायद करें, और तब तक ये कांग्रेस का साथ या फिर नहीं देना, वो सब चीज़ें भी साफ हो जाएंगी। ये जो आगामी राज्यों के चुनाव होने हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी शक्ति को और बढ़ाएं और राज्यों में भी अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी पार्टी को और फैलाएं, तो वो शायद अभी जोर आजमाइश करना चाहते हैं इन विधानसभा चुनाव में कि हम अपना शक्ति परीक्षण कर लें कि इन राज्यों में हमारा क्या है। क्योंकि हमने जहाँ जहाँ देखा है कांग्रेस की ज़मीन ही उन्होंने अपनी बढ़त बनाई है उस पर। तो ये जो 3 राज्य हैं यहाँ पर कांग्रेस मुख्य तौर पे सामने है। मध्य प्रदेश में तो सरकार भी बनी थी, फिर पलट गई। तो वहाँ अभी अपने आप को आजमाना चाहते हैं, इसीलिए खुलकर नहीं आ रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ हैं, क्योंकि अगर वो आ गए तो उनको फिर इन राज्यों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो शायद ये नहीं चाहते। नहीं, लड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को अधिकार है। नहीं, फिर शामिल नहीं रहेंगे, अभी थोड़ा दूर रहेंगे तो लड़ लेंगे, उसके बाद शायद आ जाए। अब देखिए, एक पॉलिटिशियन के लिए, और ख़ास तौर पर वो जो आंदोलन से निकला है, उसको जो हवाएं चल रही हैं उसके मिजाज का अंदाज़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग तो सामान्य लोग हैं। जो हवाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव में चली,
बस दो ही तरफ वोट दिया गया, 0 कांग्रेस, सीपीएम। सोचिए 35 सालों तक शासन करने वाली, 0 सिर्फ ममता बनर्जी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश आ जाइए, बहन जी का क्या हाल किया, सिर्फ 2, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। आप हर राज्य में जाएंगे और बढ़ते बढ़ते कर्नाटक आ जाइए, जहां जहां इस दौर में चुनाव हुए। हिमाचल में भी लड़े केजरीवाल जी, सिर्फ 2 लोगों को वोट दिया गया, या तो कांग्रेस को नहीं तो बीजेपी को। उत्तराखंड में भी सिर्फ 2 जगहों पर वोट गए। ये हवाएं बह रही हैं, आपको पहचानना है, और आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति तो पहचानेगा ही कि इस देश में 1-on-1 हो रहा है, 1-on-1 हो रहा है। और ये नीतीश आज जो कह रहे हैं, तो नीतीश कोई अपना एजेंडा नहीं थोप रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जो बात कहते हैं, वो बहुत से पॉलिटिशियंस को बाद में समझ में आएंगी। वो बड़ा ही अनुभव उनका जो है, वो बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, बुरे आदमी हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बुरे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन जो नब्ज पर पकड़ होती है ना। कर्नाटक चलिए, कर्नाटक में क्या हुआ भाई, मुख्य HD कुमारस्वामी के बेटे हार गए चुनाव। उनकी अम्मा ने एक सीट खाली करी थी उनके लिए, निखिल कुमारस्वामी के लिए, सिर्फ 2 जगहों पर वोट किया। ये हवा बह रही है। अब इसमें आपकी बात मैं सामने लाता हूं कि वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो जमीन तो उन्होंने हिमाचल में भी तलाशी, जमीन उन्होंने उत्तराखंड में भी तलाशी, गोवा में भी तलाशी। नतीजे तो जनता ने उन्हें सुनाए हैं, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं गुजरात में, पंजाब और पंजाब में, तो क्यों ना ये फैक्टर जो है, हाँ पंजाब पंजाब भी उसी उदाहरण है। वहाँ भी 2 ही तरह से वोटिंग हुई है। वहाँ पर बीजेपी और अकालियों के खिलाफ सीधा वोट कर दिया गया। वहाँ पर मजबूत कांग्रेस नहीं थी, तो जो मजबूत थे आम आदमी पार्टी वाले, उन्हें वोट दिया गया और दबा के दिया गया। देखिए सरकार बन गई। एक उदाहरण है जो गुजरात इसमें सेट नहीं होता है। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी 12-13% वोट लिया, और उतनी ही % वोट कांग्रेस की घटी। तो उसमें लाभ किसका है, ये भी तो पता चल गया होगा। आखिर एक ऐसी राजनीति जिसमें कि लाभ भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, तो ये तो दीवार पे लिखी बात हो गई कि आप जहां जहां जाएंगे वहां। तो ऐसे दौर में जब सारे विपक्ष एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड जीत के साथ आई है और उतनी ही मजबूती से फिर लड़ रही है, उसमें अगर आप एक तीसरा कोई कोण तलाश रहे हैं, तो उसके मायने क्या है? नहीं, वो ये समझते हैं ना कि विधानसभा और लोकसभा में अंतर तो होता है, और विधानसभा भी समझते हैं। हाँ, दिल्ली और में उन्होंने देखा इसीलिए है। वो शायद विधानसभा में अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, या फिर लोकसभा चुनाव में क्या होता है, लेकिन वो विधानसभा में अपनी थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, थोड़ा सा और मजबूती मिल जाए, और हमारे विधायक हो जाएं, राज्यों में हम और फैल जाएं, शायद इसकी कोशिश में है वो। ये संभव बात है, ये संभव है कि, और देखिए वो नई तरह की राजनीति करते हैं, और उनकी तरह की राजनीति को राष्ट्रीय पार्टियों को भी कॉपी करना पड़ा है, जो फ्री बीज दे करके लोगों को अपनी तरफ करते हैं। तो ये सच है कि वो अपनी कोशिशें जारी रखना चाहते हैं, पर यह बात तय है कि अगर वो अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, तो जो मूल क्वेश्चन है विपक्ष का, उससे वो सहमत नहीं है। मूल क्वेश्चन है कि 10 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते हैं क्या, उससे वो ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर वो कैंपेन में आते। केसीआर भी उसी चीज में है। और केसीआर के साथ देखिए, दोनों के साथ दरअसल खतरा कांग्रेस का है। वो अपने राज्य में बनाए रखना चाहते हैं अपने आप को। आप ये समझ लें कि जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, दोनों की जो जमीन है वो कांग्रेस से छीनी हुई जमीन है। मैं पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। 40% वोट लेकर के केसीआर 17 में से 9 सीटों पर जीते।
और 30% वोट लेकर के कांग्रेस 17 में से 3 सीटों पर जीती। लेकिन इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती। तो उन्हें ये बात समझ में आती है कि 2 फ्रंट पे लड़ाई है, लेकिन पहली लड़ाई कांग्रेस से है। उनके वोट परसेंटेज बढ़ गए। दूसरे विधानसभा चुनाव में जब वो लड़े 2018 में, वो बढ़कर के 48% हो गए। लेकिन कांग्रेस के वोट परसेंट हारने के बावजूद बढ़ गए। तो उन्हें लग रहा है कि ये पीछे पीछे चले आ रहे हैं और मैं 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी साथ लेकर चल रहा हूं, तो मुझे इन्हें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जमीन कहीं वापस तो नहीं ले रहे हैं। जैसे आज लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनकी पार्टी को, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमसे हमारी जमीन छिन जाएगी। उनके शासनकाल में उनकी बेटी चुनाव हार गई करीमनगर में, ये इसी 2019 में हुआ है। तो संभव है कुछ भी हो जाए। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बाद में, कांग्रेस से लड़ाई पहले, के फैक्टर का ये एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी है। और अगर है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये उनके अपने हिसाब से ही तय होगा। लेकिन इससे ये आकलन भी करना आखिर में ज़रूरी है कि नुकसान क्या होगा, जो आप पूछ रहे थे। और नुकसान देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत खास है, क्योंकि फिर वो हवा जो चल रही है, जो बह रही है, उसकी मैं बात करूंगा। देश में भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज 35-36% हो चुके हैं। एक क्वांटम लीप है। मात्र 18% वोट था 2009 में भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वो बढ़ करके 31% हो गया 2014 में, और बढ़ करके वो 37% हो गया 2019 में। वो उसके घटने की कोई वजह फिलहाल नहीं दिख रही है। तो ऐसे में ही तो जरूरत पड़ी है ना कि सारे एक हो जाओ। अभी भी 63% वोट हैं जो कि उनको नहीं मिल रहे हैं, तो हम इसको कंसोलिडेट कर लें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर जैसे 40 सीटों पर खड़े करके 1% वोट भी कहीं नहीं मिला था, वो ही होगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा लोकसभा में। पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ आखिर में कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने उम्मीदें जगाई इस देश में। और वो उम्मीद कुछ ऐसी थी कि जब वो 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो तमाम दूसरे दलों को छोड़ करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ दूसरे नंबर पर जनता ने केजरीवाल को लाया था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो अवश्यंभावी प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप ये सोचिए, और सबसे बड़ी हार की मार्जिन केजरीवाल की नहीं थी, कहीं और से वो हुई थी। तो वो विश्वास उन्होंने जगाया था। इस के फैक्टर वाले राजनीति में कहीं वो विश्वास हिल तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनका मूवमेंट जो है वो दिशा लूज कर रहा है। ये प्रश्न है और इस पर अपने अपने विचार हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोगों को भी रहना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ महीनों में ही तस्वीर और ज़्यादा क्लियर होगी कि आखिरकार कौन किसकी तरफ है। ये जो के फैक्टर है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद ये के फैक्टर क्या बदलेगा? क्या वो महागठबंधन के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा? क्या वो महागठबंधन कन्विंस कर पाएगा इस के फैक्टर को, यानी कि केसीआर और केजरीवाल को? और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या असर रहेगा 2024 में? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे फायदा होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।